Good morning 11th class, this is Lakshmi Tanwar and today we are doing our next topic, that is function of the tubule. Function of the tubule, उससे पहले हमने यूरिन फॉर्मेशन किया था कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब उसमें हम ट्यूब्यूल का फंक्शन देखेंगे। बस जब आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कराया गया था तो नेफ्रॉन में जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट आपको नज़र आ रहा है आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही है। तो जितना भी ट्यूब्यूलर पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ये है, इसको ट्यूब्यूल कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है ये अब हम देखेंगे। इसमें पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि भाई पार्ट्स इसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैले और कलेक्टिंग डक्ट 4 पार्ट है और अलग हो जाता है, इसे हम ट्यूब्यूलर पार्ट में अरेंज नहीं करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। Proximal convoluted tubule (PCT) is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increase the surface area reabsorption for reabsorption। जो PCT है बेटा उसकी लाइनिंग क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स से बनी हुई है, मतलब क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उन सेल्स का और जिनमें सीलिया प्रेजेंट है। तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम उसे हम कहेंगे। जो सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। आप जानते हैं बात, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, वैसे ही इनर लाइनिंग जो होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की पीसीटी की, तो उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। All the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by the segment. Mostly सभी nutrients 70 to 80% electrolytes और water का reabsorption कहाँ होता है? इसी segment में होता है, मतलब ट्यूब्यूल में ही होता है। It is also help in active absorption of the sodium. सोडियम के एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए भी पीसीटी ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पीसीटी में और क्या बताया इन्होंने? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीसीटी में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, तो न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, वाटर हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। पीसीटी ऑल्सो हेल्प to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia, potassium ions into the filtrate and by the absorption of HCO3 negative HCO3 from it, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये। तो पीसीटी पीएच और आयोनिक बैलेंस, बॉडी के पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आयोनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन होता कैसे है? हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन, ये 3 आयन्स ऐसे हैं जो सीक्रेट करते हैं, मतलब जो वेसल्स होती है ना, वासा रेक्टा जिसे आप कहते हैं, वासा रेक्टा जो लूप ऑफ हैनले की चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं। तो ट्यूब्यूलर पार्ट, जो ट्यूब्यूल है वो रिलीज करता है इन चीज़ों को, हाइड्रोजन आयन को, पोटेशियम आयन को और अमोनिया को रिलीज करता है एंड एब्जॉर्ब HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पीसीटी वाला जो रीज़न है हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयन को रिलीज करता है और वहाँ से HCO3 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम पीएच और आयोनिक बैलेंस भी कहते हैं, जो ज़रूरी होता है वहाँ के एटमॉस्फेरिक पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। पीसीटी हो गया। नेक्स्ट देखिए, लूप ऑफ हैनले या फिर हैनलेज लूप भी आप कहेंगे। हैनलेज लूप, जो यू शेप का ट्यूब आपको नज़र आ रहा है, जो यू शेप का ट्यूब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, जो ये यू शेप का ट्यूब आपको नज़र आ रहा है इसे हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और लूप ऑफ हैनले में आपको जो नीचे की तरफ ग्लोमेरुलस से लेकर नीचे की पीसीटी के बाद जो नीचे की तरफ पार्ट जा रहा है ये हो गया आपका डिसेंडिंग लूप, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हो गया आपका असेंडिंग लूप। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग लूप और ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लूप।
तो अब यहाँ पर इसका फंक्शन बताया जाएगा कि भाई लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। ठीक है, तो ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में इनका जो यूनिक रोल है लूप ऑफ हेनले का, तो मेन रोल इसका क्या है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर बैलेंस। बॉडी में या फिर किडनी में वाटर बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, लूप ऑफ हेनले। मतलब वैसे तो आप कहेंगे, नॉर्मली पूछा जाए कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस कौन करता है, तो आप किडनी कहेंगे, लेकिन अगर किडनी में भी पूछा जाए तो नेफ्रॉन कहेंगे, और नेफ्रॉन में भी पूछा जाए तो कौन सा पार्ट है, तो लूप ऑफ हेनले कहेंगे। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो पहले इन्होंने डिसेंडिंग पार्ट ले लिया जो नीचे की तरफ आ रहा है, फर्स्ट पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट में परमिएबल होता है वो वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। रेड कलर से आपको दिखाया गया है कि जो डिसेंडिंग पार्ट है वो इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और परमिएबल है वाटर के लिए। कहने का मतलब है वहाँ से वाटर बाहर जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं जा सकती। तो बाहर जाने का मतलब क्या भाई, लूप जो किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके अंदर तो यूरिन है, तो यूरिन से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर आ गया है वो वेसल्स उसे उस वाटर को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है ना, और वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर ही रहेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट एज मूव डाउन, दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है मतलब यूरिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती, मतलब वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है भाई, वाटर के लिए परमिएबिलिटी है तो वाटर तो रिलीज हो जाएगा, वाटर तो बाहर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, बच जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर सॉल्यूट की तरह फंक्शन करेगा तो यूरिन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब फिल्ट्रेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद अगर हम असेंडिंग लूप की बात करें तो असेंडिंग लूप में उल्टा होता है, वो वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरफ से ही परमिएबल होता है। तो असेंडिंग लिम्ब में वाटर मूव नहीं करता और इलेक्ट्रोलाइट्स पैसिवली और एक्टिवली मूव करते हैं, एब्जॉर्ब करे जाते हैं। ठीक है, तो एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे जैसे अब वो फिल्ट्रेट नीचे से, मतलब असेंडिंग लूप की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिल्ट्रेट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ से रिमूव होंगे क्योंकि जो असेंडिंग वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमिएबल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, साइड वाली जो ब्लड वेसल्स होंगी तो वासरेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें क्या बच जाएगा, लो अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और लो अमाउंट में वाटर बच जाएगा, तो कंसंट्रेशन घटेगी। इलेक्ट्रोलाइट अगर वहाँ से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ फिल्ट्रेट में कम हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटती जाएगी ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, डिसेंडिंग लूप में जब डाउनवर्ड हम चलते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। लेकिन जब असेंडिंग लूप में हम मूव करते हैं तो असेंडिंग लूप में जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता चला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डीसीटी की। जो डीसीटी है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, मतलब एक कंडीशन में ही रीअब्जॉर्ब करेगा, किसको, सोडियम और वाटर को, टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी में सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कंडीशनल होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का अगर वो वहाँ से ज़्यादा मूव कर गया है तो। ठीक है, डीसीटी ऑल्सो कैपेबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3 और NH3, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया के रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी कैपेबल है, कर सकता है, एंड सेलेक्टिवली सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डीसीटी में हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस भी रिलीज होते हैं पीएच और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ये बात तो कई बार आ चुकी है, आप जान गए होंगे कि हाइड्रोजन पोटेशियम और सोडियम अमोनियम क्या करते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करे जाते हैं ब्लड वेसल्स द्वारा, और ट्यूबुलर पार्ट इनको रिलीज करता है आयोनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, डीसीटी में क्या हो गया, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर HCO3 अमोनिया पोटेशियम आयन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर वाटर आयोनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस होगा। ठीक है, तो पीसीटी और डीसीटी दोनों पार्ट में आयोनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस हो रहा है, ये बात ध्यान रखना आप। उसके बाद आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पर।
कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, कलेक्ट करना है। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। कलेक्टिंग डक्ट है वो एक लॉन्ग डक्ट है, वो एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स टू मेड्यूला पार्ट। किडनी का जो बीन शेप पार्ट है, तो बीन शेप का जो सरफेस है वो हमने बताया था कॉर्टेक्स है, जो अंदर वाला जहाँ पर पिरामिड प्रेजेंट होते हैं उसे मेड्यूला कह रहे थे हम। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती है, कॉर्टेक्स से मेड्यूलर रीजन तक ये फैली हुई होती है, लंबी होती है मतलब, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। लार्ज अमाउंट में वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन रिलीज होकर आया है वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि यूरिन कंसनट्रेटेड जाए और पानी की कमी ना हो बॉडी में। दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप टू द ऑस्मोलिटी। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि जो हमारा यूरिन ब्लड है उसमें बिल्कुल यूरिया प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर यूरिया का प्रेजेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़ा यूरिया वहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है थोड़ी अमाउंट में। इट इज़ ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच और आयोनिक बैलेंस इन द ब्लड बाय द सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस को ये भी रिलीज करता है आयोनिक और पीएच बैलेंस के लिए। ये जो मैकेनिज्म है जो अभी आपने किया, ट्यूब्यूलर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूलर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको देख लीजिए एक बार। पीसीटी में और डीसीटी में मोस्टली सेम सा काम होता है। पीसीटी में न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ से HCO3 नेगेटिव एब्जॉर्ब होगा और सोडियम अमोनिया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम यहाँ से रिलीज होंगे, जो कि ट्यूबुलर जो ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब कर लेंगी। वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा डिसेंडिंग पार्ट में, डिसेंडिंग पार्ट वाटर रिलीज करेगी और ब्लड वेसल से यहाँ से ब्लड को एब्जॉर्ब करेगी। तो डिसेंडिंग पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द परमिएबल फॉर वाटर और असेंडिंग पार्ट परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। पीसीटी में सेम आयोनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और आयोनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ भी लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। Barbiturates, drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, LSD, lysergic acid, diethylamides, lysergic acid, ethylamines, LSD, lysergic acid, diethylamine, benzodiazepines, amphetamines, barbiturates used as a medicine to help patients with mental illness or insomnia. मेंटल इलनेस और इंसोमेनिया का मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, इसमें हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। मॉर्फिन, इट इज़ पेन किलर। मॉर्फिन को हम पेन किलर की तरह लेते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं, पेन किलर आते हैं, सर दर्द, पैर में दर्द,
दर्द जो पैरासीटामोल है उसमें मॉर्फिन होता है, यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी बट इट इज़ ऑल्सो अब्यूज्ड। जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन कौन सा पॉपी प्लांट से मॉर्फिन मिलता है ना, मॉर्फिन को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, सर्जरी में यूज़ करते हैं। सर्जरी में होने पर जो पेन किलर दी जाती हैं, दर्द को बंद करने, दर्द होता है ना बाद में, तो उसके लिए मॉर्फिन देते हैं। निकोटीन है प्रेजेंट इन तंबाकू में प्रेजेंट होता है, विच इज स्मोक्ड, च्यूड और स्नफ्ड, जिसे स्मोक किया जाता है, च्यू चबाया जाता है, स्नफ्ड चबाया जाता है, स्नफ किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एक्शन कहाँ करता है, एड्रेनालिन ग्लैंड पर, एड्रेनल ग्लैंड पर को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है, सिग्नल दे देता है, और वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करता है। एड्रेनल ग्लैंड को जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो एड्रेनालिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, नॉर एड्रेनालिन स्टार्ट कर देगा। इफेक्ट क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट। निकोटिन को लेने पर हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तंबाकू जो खाते हैं, निकोटिन तंबाकू में होता है, तंबाकू में निकोटिन होता है, इसमें एड्रेनालिन और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डिजीज लाइक ब्रोंकिट्स, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, ब्रोंकिट्स मतलब ब्रोंकाई में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने को ब्रोंकिट्स कहते हैं। एम्फिसेमा लंग कैंसर को कह देते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट में को सप्लाई करने, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाना कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होता है। गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लड कैंसर स्मोकिंग से हो जाता है। इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द ब्लड लीडिंग टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। कॉज ऑफ एल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, एल्कोहल का और ड्रग अब्यूज़ का कारण क्या है। एल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़ नॉर्मली स्टार्ट इन एडोलेसेंट स्टेज में अब्यूजिंग स्टार्ट की जाती है। पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, ट्रांजिशन फेज बिटवीन चाइल्डहुड और अडल्टहुड। मैनी एडोलेसेंट आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द ड्रग्स और एल्कोहल ड्यू टू द क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारे जो एडोलेसेंट स्टेज के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, 12 to 18 के बीच के जो यंगर्स होते हैं, यंगर्स, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, मतलब वो चाहते हैं कि कैसा लगता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, होने के कारण वो ऐसा की तरफ मोटिवेट होते हैं उनकी तरफ। पीयर प्रेशर में, बहुत से लोग पीयर प्रेशर में भी पी लेते हैं। अकेडमिक स्ट्रेस में, मतलब पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा हो तब भी वो ड्रग्स लेने लग जाते हैं। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर अगर अनस्टेबल है, फर्दर इंक्लाइन यूथ टुवर्ड्स अल्कोहल ड्रग अब्यूज़। फैमिली में किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ हो जाता है। परसेप्शंस ऑफ कंजम्पशन अल्कोहल और ड्रग बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव एंड यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग इज टेलीविजन एंड मूवीज, इट इज़ फर्दर प्रमोट दिस हैबिट। परसेप्शंस ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल और ड्रग्स के जो आइडियाज़ होते हैं कि वो बहुत कूल फील होता है, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं, बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव मतलब एक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यूज़ ऑफ एल्कोहल इन टेलीविज़न मूवीज़, वो जैसे टेलीविज़न मूवीज़ में देखते हैं, फर्दर प्रमोट देयर दिस हैबिट्स, देखने पर भी आपकी हैबिट्स को प्रमोशन मिलता है। एल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, व्हेन अ पर्सन यूजेस एल्कोहल ड्रग रिपीटेडली ही बिकम एडिक्टेड। अगर एक पर्सन एल्कोहल को रिपीटेडली और ड्रग्स को यूज़ करता है तो वो एडिक्ट हो जाता है। एडिक्शन रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट्स। एडिक्शन का मतलब है फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाना
सर्टेन इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स हैं सच एज यूफोरिया टेम्पररी। यूफोरिया का मतलब है एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होना। एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नोज़ी आती है, स्वेटिंग होती है, शिकीनेस, समटाइम्स शाइनेस फील होती है, समटाइम्स मे बी लीथल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, vandalism and violence and reckless behavior. Appetite fluctuations. इमीडिएट इफेक्ट क्या बोलते हैं? एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है। पर्सनल हाइजीन, मतलब वो अपने बॉडी हाइजीन को लेकर कम इंटरेस्ट होते हैं। बिहेवियर रेबेलियस हो जाता है। चेंज इन ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वेट और एपेटाइट फ्लक्चुएट करता है, बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है। मेंटल और फिजियोलॉजिकल फाइनेंशियल लॉस नॉट ओनली टू द यूजर्स। मेंटल, फिजियोलॉजिकल और फाइनेंशियल लॉस होता है। फिजियोलॉजिकल मेंटली स्ट्रेस रहने लगता है, सिर्फ यूज़र को नहीं बट ऑल्सो टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली हैव अ हाई रिस्क ऑफ acquiring deadly disease such as AIDS and hepatitis B. जो लोग इंट्रावीनस वेन्स में जो ड्रग्स लेते हैं तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस कहते हैं इसको। The use of anabolic steroids by sports person have adverse effect. Use of anabolic steroids. एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्टेरॉइड्स यूज़ करने लग जाता है, उसका एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जब एक स्पोर्ट्स पर्सन यूज़, उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं? फीमेल्स में इंक्रीज मस्कुलिनिटी। अच्छा, स्टेरॉइड्स यूज करने से उसमें मस्कुलिनिटी बढ़ जाती है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाती है, डीपिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ बैठ जाती है। मेल्स में एक्ने, फुंसियाँ निकलना, स्टेरॉइड्स लेते हैं तो फुंसियाँ निकल जाती हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स का साइज, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का साइज कम हो जाता है, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज मतलब बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एड्रेनल होती है ना, शायद नहीं, एड्रेनल तो ब्रेन में है। हाँ, करनी भी होती है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाती है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, मतलब पहले से ही बुढ़ापा आता है।
अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग्स लीड टू कोमा एंड डेथ हो जाती है। प्रिवेंटिंग अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ कैसे रोका जा सकता है?